हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो था हमारा इसी चैप्टर पर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे, तो उसमें हमने आपको 9 MCQs विद कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो उसके आगे का जो डिस्कशन है वो आज हम करने वाले हैं, तो बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा और बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ में। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था। जो लोग आज पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रीवियस लेक्चर वीडियो का मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग देखिए, उधर राइट में स्क्रीन पर आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 3 बीकर्स लेवल्ड ABC ईच कंटेन 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH anhydrous CuSO4 एंड NaCl वर एडेड टू द बीकर्स ABC, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यानी कि ABC 3 बीकरों में 25 ml हमने वाटर ले रखा है, जिसमें हमने क्या किया है, बीकर A में NaOH ऐड किया है और दूसरे में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है और तीसरे में C बीकर में NaCl हमने ऐड कर रखा है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग इन बीकर्स A एंड B, ठीक है। बोला जा रहा है कि A एंड B जो बीकर हैं उसमें उनके सॉल्यूशंस के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट मिल रहा है, यानी कि उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ हमें मालूम हो रहा है। एंड बीकर C द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉल्स, यानी कि उसका जो बीकर C वाला है उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसे पूछा है इसने कि नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। तो सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसका डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मान लेते हैं ये बीकर A है, ये बीकर B है एंड ये आपका बीकर C है। इसमें इन्होंने क्या ऐड किया हुआ है, इसमें NaOH ऐड किया हुआ है, ठीक है, इसमें सॉरी ये ऊपर की तरफ रखेंगे, और इसमें इन्होंने क्या क्या ऐड किया है, इसमें आपका कॉपर सल्फेट ऐड किया हुआ है और इसमें इन्होंने सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl ऐड किया हुआ है। अब ये इसमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन का, वो क्या कहता है कि ये जो A और B हैं इन दोनों के टेम्परेचर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। इसका जब इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, और इस वाले बीकर में बोल रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इस वाले बीकर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो जहां टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है दैट्स मीन, यहां पर समझ लीजिएगा बिल्कुल क्लियरली कि जहां टेम्परेचर बढ़ता है वो आपकी प्रोसेस क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। और जहां टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो आपकी प्रोसेस कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, अगर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, चलिए मैं इधर ही लिखे दे रहा हूं, तो ये जो प्रोसेस है आपकी ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। टेम्परेचर निकलना ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जहां टेम्परेचर कम हो जाता है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो आपके जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनमें जरा पढ़िए कि किसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला जा रहा है और किसको एक्सोथर्मिक बोला जा रहा है। इसी के बेसिस पर आप क्या करेंगे, करेक्ट एंड फॉल्स या ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की जानकारी आपको मिलेगी। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है, इन बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्स। बहुत सही है। इसमें देखिए एक्सोथर्मिक हो रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है, इन बीकर A एंड B एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, नहीं, गलत है। इसमें एक्सोथर्मिक हो रहा था तो एंडोथर्मिक कैसे हो जाएगा, एंडोथर्मिक तो C में हो रहा है। उसके बाद में दिया है थर्ड ऑप्शन, इन बीकर C एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज अकर्ड, ये भी गलत है, क्योंकि बीकर C में क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है, न कि एक्सोथर्मिक हो रहा है। उसके बाद लास्ट में दिया है, इन बीकर C एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन A एंड B में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, ये सही है, और C वाला बीकर C में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, ये सही है। तो देखिए इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट एंड फोर्थ ही केवल मेंशन है, C वाला ऑप्शन है, तो इसमें C वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट जरूर बड़ा है, बट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है एंड बहुत ही इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है अ डाइल्यूट FeSO4 solution was gradually added to the beaker containing acidified KMnO4 solution. The light purple color of solution fades and fairly disappear. Which of the following correct explanation for the observation? देखिए इसमें जो पर्पल कलर है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूं। इसमें जो KMnO4 है, ठीक है, एसिडिफाइड जो KMnO4 है, इसका जो कलर होता है, ठीक है, ये पर्पल होता है। और ये कह रहे हैं कि इसमें जब हम FeSO4 ऐड कर रहे हैं तो ये जो पर्पल कलर है ये क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। पर्पल कलर जो है ये डिसअपियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही तो बोला गया है, ठीक है। पर्पल जो है धीरे धीरे पहले फेड का मतलब हल्का होता है, फिर उसके बाद गायब हो जाता है। तो इसका रीजन पूछा गया है, तो ऑप्शन जरा चेक करिए। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है। इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4, ये सही है। दूसरा दिया है FeSO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत है। ये लर्निंग स्किल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाइज से भी है, प्रैक्टिकल व्यू से इंपॉर्टेंट है। तीसरा ऑप्शन है द पर्पल कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन ऑफ, डाइल्यूशन नहीं, गलत है, ये भी गलत है। नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व, रिएक्शन इसमें होता है, ठीक है। MnSO4 बन जाता है जिसकी वजह से ये कलरलेस हो जाता है। KMnO4 इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू अ कलरलेस कंपाउंड, ये भी गलत है। ये तो सही है कि FeSO4 से कलरलेस कंपाउंड बनता है। इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की रिएक्शन से MnSO4 बनता है। MnSO4 क्या है, ये आपका कलरलेस कंपाउंड होता है। बट यहाँ पूरा ऑप्शन इसलिए नहीं सही है क्योंकि इसमें बोला है उन्होंने KMnO4 इज अनस्टेबल। अनस्टेबल कहाँ से हो जाएगा, इसमें देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वही आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो है आपका KMnO4, सॉरी ये जो है ये KMnO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये बात सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग ऑप्शन ए करेक्ट कर लीजिए। 11th में, क्लास 11th में जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो आपको ये देखने को भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सभी लोग, विच एमंग द फॉलोइंग इज एंड आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बड़ा आसान है, देखिए इसमें पहला ऑप्शन, पहली जो रिएक्शन है PbCuCl2 गिव्स PbCl2Cu, है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और आपका है सेकेंड, ये जो है Na2SO4 BaCl2, ये वाला आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ये जो आपकी रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूँ, क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2, यहाँ पर दिया हुआ है 2NaCl प्लस BaSO4। तो आपको इसमें साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर दोनों में एक्सचेंज चल रहा है। कैसा एक्सचेंज चल रहा है, देखिए Na2SO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaCl में। यहाँ कौन कौन रिप्लेस हो रहे हैं, SO4 माइनस माइनस कॉमा कौन है, Cl माइनस एक्सचेंज्ड, ठीक है। ये आपके एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, इससे यहाँ चला जा रहा है। और ये वाला जो है रिएक्शन, इसमें देखो, इसमें Cl माइनस और SO4 ये आपके एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसमें Cl किससे रिप्लेस हो रहा है, SO4 से। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं हो गया, जब दोनों यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट का ये कॉन्सेप्ट ही है। डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है उसकी आइडेंटिटी ही यही है, क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयंस, हमेशा दोनों जो दोनों रिएक्टेंट हैं आपके, इन दोनों में एक्सचेंज होता है तब डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। और जब किसी एक ही
रिएक्टेंट में चेंज होता है या एक रिएक्टेंट का कुछ पार्ट दूसरे रिएक्टेंट में लगता है, दोनों में नहीं होता, तो उसको केवल हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेकंड में ही केवल, या ऑप्शन बी वाला जो है उसमें ही केवल ये सेकंड वाला लिखा हुआ है, ये सेकंड रिएक्शन के बारे में बताया गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 13, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू, एक्सपोजर ऑफ AgCl का सनलाइट में एक्सपोज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्निंग ग्रे ड्यू टू। अच्छा, पहला ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट है लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ Ag बाय डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl, ये तो सही है, ठीक है, ये सही है इसका मतलब। दूसरा है सब्लिमेशन ऑफ AgCl, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2 बाय AgCl, नहीं, ये भी नहीं है। उसके बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों करेक्ट होने चाहिए, और लास्ट वाला दिया हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ AgCl, ये तो गलत है। देखिए ये जो रिएक्शन है पहले उसको मैं बता दूं आपको क्या है रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ये रिएक्शन होता है, AgCl जो है वो HNu जो होती है, HNu को सनलाइट बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, HNu क्या है आपका, इसको सनलाइट बोलते हैं, ये सनलाइट के लिए फोटोनिक एनर्जी होती है, इसको ऐसे दिखाया जाता है। तो यहाँ बनता ये है, एक तो Ag बनता है और एक आपका Cl2 बनता है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 भी लगाते हैं। अब आप ये देखिए कि AgCl से यहाँ Al लिख गया है, इसको Ag होना है यहाँ पे, AgCl से Ag एंड Cl दोनों क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज ही तो हो रहे हैं, डिसोसिएट ही तो हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी डिकम्पोज हो रहा है, ये भी डिकम्पोज हो रहा है। अब आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है उसमें कहता है कि Ag फॉर्मेशन ऑफ Ag बाय डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl, सही है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तभी Ag बन रहा है। थर्ड ऑप्शन कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2 गैस बाय AgCl, ये जो Cl2 है ये भी तो डिकम्पोज हो रहा है किससे, नहीं 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 नहीं, ये गलत होगा। देखिए ये Cl2 डिकम्पोज नहीं हो रहा, AgCl के डिकम्पोजिशन से ये बन रहा है, न कि आपका Cl2 डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका केवल करेक्ट होगा। यहाँ ये हो क्या रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ, ये किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl, सिल्वर क्लोराइड हो रहा है किसमें, इनटू Ag। अब आप देख लीजिए Ag का डिकम्पोजिशन हो रहा है, न कि आपका Cl2 का हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन केवल करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ही लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली, यानी कि पहला स्टेटमेंट ही आपका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सभी लोग, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। 4 एसिड्स नेम्ड बाय लेटर ABCD, ABCD ये कोई आपके 4 एसिड्स हैं, ठीक है, ये आपका सजेस्टिव टाइप का क्वेश्चन है। देयर pH वैल्यूज आर 1.5, 2.3, 1.2, 2.7, ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विल बी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले क्या करिए, सभी की pH वैल्यू लिख डालिए फटाफट। देखिए जो एसिड A है उसकी pH वैल्यू कितनी है, इसमें लिखा होगा, पहली जो pH वैल्यू है वो आपकी है 1.5, ठीक है। B वाला जो है उसकी क्या है, उसकी दी हुई है 2.3, एंड C वाला जो है एसिड उसकी दी है वैल्यू, और D की भी कुछ न कुछ दी होगी। तो C की दी है 1.2 और इसकी दी है 2.7, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमसे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो मैं आपको ये बता दूं कि जितना pH लो होता है, ठीक है, लो pH वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना सभी लोग, लो pH वैल्यू ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और अगर हाई pH वैल्यू हो गई, हाई pH वैल्यू, तो वो जो हाई pH वैल्यू वाला होता है वो क्या होता है, वो वीक होता है, वीक एसिड, ठीक है।
अब आप इसमें देखिए सबसे लो पीएच किसका है, सबसे लो आपका सी वाले का है, क्योंकि इसी का 1.2 दिया हुआ है। तो ऑप्शन ये जो सी वाला है ये वीक सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में सी वाला लिखा हुआ है, सी वाला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी में ही तो एसिड सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे 10 से 14, यानी टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। इनको आज आपने देखा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने नई सीखी होंगी उम्मीद करते हैं, और अच्छे से समझा भी होगा आपने। तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बाकी आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।